किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार? 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल की अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। खबरों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई देता है, मगर क्या चुनाव में ये मुद्दा बनता है? क्या बेरोजगार वोट बैंक हैं? हम बात करेंगे राजस्थान में बेरोजगार महासंघ बनाकर कई सालों से अध्यक्ष बने उपेंद्र यादव से। उपेंद्र, राजस्थान में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, आपने एक शुरू किया था बेरोजगारों का आंदोलन, अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आंदोलन चलता ही रहता है। देखो, अभी तक युवाओं को केवल वोटों को रूप में साधने का काम किया है, राजनीति की घोषणा की है। जब हम लखनऊ के समझौता हुआ, फरवरी में यहाँ समझौता हुआ, कई मांगे आज भी अधूरी है, हमारे साथ धोखा हुआ है। 2013 की जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 2 बार घोषणा कर दी, वो पूरी नहीं हो पा रही। 2 बार घोषणा, कैलेंडर जारी हो चुका है। नर्सिंग भर्ती 2013 में जवाब नहीं दे रहे। पंचायत राज जैन भर्ती की जो पहले बजट की घोषणा थी, उसकी भी गिनती जारी नहीं हो पा रही। लंबित भर्तियां हैं, कानून की घोषणा कर दी, कानून अभी तक आया नहीं, पेपर लीक हो रहा है। तो ये जरूर है कि पहले युवाओं को मूर्ख बनाकर वोट कोई भी राजनीति पार्टी ले रही थी, लेकिन 2023 में युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। और सरकार ने नहीं माना तो हम तो पूरे राजस्थान में जो परिवर्तन के लिए पूरे राजस्थान में यात्रा निकालेंगे, क्योंकि अब युवा आक्रोशित है। आपने पुरानी पेंशन योजना के तहत मान लीजिए माहौल बदलने की कोशिश तो की, लेकिन 1 लाख भर्तियों की भी घोषणा की आपने, लेकिन 1 लाख भर्तियों का आपने बताया नहीं कौन सी विभाग में कितनी भर्तियां आएंगी, उनका वर्गीकरण नहीं कर पाया। उनकी एक विज्ञप्ति कब जारी होगी, उसके एग्जाम कब होगा, परिणाम कब आएगा, पहले वाली भर्तियों को क्या होगा, सीबीआई की जांच नहीं दे पा रहे। सीबीआई को जांच देना चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए मैं खुद याचिका लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक हम केस लड़ेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि सबसे पहले तो हम मांग कर रहे हैं कि लगातार हम मांग उठा रहे हैं, सुभाष गर्ग जो मंत्री उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप कैसे इस्तीफा दे? जो डीओ जिला शिक्षा अधिकारी, आपने पढ़ा हुआ अखबार में, 20 दिन से उसकी जांच ही नहीं हो रही, जबकि चाबी उसी के पास थी। देखो, 2012 में 9 अक्टूबर 2012 को आरटेट की एग्जाम मैंने भी दी थी। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे और हाँ, सुभाष गर्ग साहब, और उस समय पेपर लीक हुआ था। अभी उन पर आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। चलो, कांग्रेस सरकार उनको बचा रही है, हम तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, 2023 तक रहेंगे। मैं खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा, जीतने तो नहीं देंगे। इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। सीबीआई जांच आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि इनको खुद को एक कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जांच हो तब। रीट 2012 में भी हुआ था क्या? आरटेट था उस समय, 9 अक्टूबर 2012 को आरटेट का पेपर लीक हुआ था। उस समय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा में ये मेघना, क्या नाम इनका, मेघना चौधरी उस समय भी थी? नहीं, उस समय मेघना चौधरी जी नहीं थे, ये अध्यक्ष थे उस समय, तत्कालीन अध्यक्ष थे। और उस समय बताया जा रहा है बने सिंह जी भी भरतपुर के कोऑर्डिनेटर थे। जो टीम है, इस पे आरोप क्यों लग रहा है? आरोप की जांच करवाए, मामले को दबाने के बजाय। यौम आक्रोश है। देखो, पुरानी पेंशन योजना के तहत मास्टर स्ट्रोक हम मानते सरकार का कि माहौल घुमा, लेकिन युवा नाराज है। इस रीट की वजह से करोड़ों युवा नाराज है। अभी रीट लेवल 1 वाले कह रहे हैं जिस तरह के नतीजे आए हैं, वहीं से ज्यादा नतीजे आए जहां गड़बड़ियों के आरोप थे। बिल्कुल जांच कराना चाहिए। वास्तव में कई लोगों के नंबर ज्यादा भी आए हैं। कई लोग बेचारे पढ़ने वाले जो मेहनती हैं, जिनकी 3-3 साल तक उन्होंने मेहनत की थी, आर्थिक उनको नुकसान हुआ है, उनके हालात इतने गंभीर है। सरकारी बेरोजगारों आपस में लड़ा देती है, एक चाहता बहाल हो, एक चाहता रद्द हो, क्योंकि इनकी नीतियां हैं। आप स्पष्ट तरीके से भर्तियां परीक्षा कराओ ना। आपने कानून की घोषणा की, हम लगातार 2 साल से मांग कर रहे थे। अब वो कानून का बिल पास होगा, फिर उसको धरातल पर लाएंगे, जब तक और भर्ती परीक्षा हो जाएंगी। इसको जल्दी लागू करें ना। जैसे कंप्यूटर भर्ती की एग्जाम होगी मई जून में, फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, रीट जुलाई में होगी, कई भर्तियां आ रही हैं। तो वो भर्तियां, सवाल उठ रहा है कि सरकार पारदर्शिता के साथ कैसे कराए, उसका खाका तैयार ही नहीं है अभी तक सिलेबस, रीड सेकंड पेपर का सिलेबस जारी नहीं हुआ। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कब होगी, पहले एग्जाम कौन सी होगी, बेरोजगार तैयारी करे तो किसकी करे? कोचिंगों को भी दायरे में लाया जाए, जो कानून लेके आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो नकल में लिप पाया जाएगा 2 साल क्यों? आजीवन प्रतिबंध लगाई उन लोगों को। तो संशोधन भी करिए कानून में, और कानून जल्द लाकर इसको पारित करवाइए, इसको लागू करिए। आज युवा आक्रोशित है। मैं तो इसलिए सीधा है कि मुख्यमंत्री जी, आपको युवाओं की जो 1 लाख भर्ती की घोषणा की, अच्छी बात है, लेकिन इसका वर्गीकरण, 1 लाख हमने नौकरियां दे दी हैं, वो कब की नौकरी है, कौन सी नौकरी है, क्या है? 1 लाख है, विपक्ष कहता है 58,000 है, कोई कहता है 56,000 है, क्या है ये? देखो, भर्तियां जो 1 लाख का दावा कर रहे, दावा तो उनका ठीक है, लेकिन अधिकतर भर्तियां 2018 की है, और 2013 की पिछली सरकार ने भी निकाल दी। ये तो सरकार अपने 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 तरीके से चलती है। लेकिन 1 लाख नौकरियां दी है, लेकिन 1 लाख जो लंबित अब चल रही है, पाइपलाइन में बता रहे, उनका क्या होगा? 1 लाख में कौन कौन से विभाग की कौन कौन सी नौकरियां हैं? दे दी या बाकी जो दे दी है? जैसे उन्होंने बीजेपी सरकार जाने के बाद 26,000 तो करीब रीट के थे, लेवल फर्स्ट के, 3-4 हजार 2018 वाले, हाँ 18 वाले वेटिंग के थे, 9,000 सेकंड ग्रेड थे, 5,000 फर्स्ट ग्रेड थे, 4400 पीटीआई थे,
2100 कृषि प्रेक्षक थे, 1200 प्रयोगशाला सहायक थे, 700 पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ऐसे काफी तो बस 50,000 ही हुआ है तो। इसमें नर्सिंग में थे, सीएचओ थे, नर्सिंग के भी 12,000 के बता रहे थे, राजस्थान पुलिस भर्ती के थे। तो करीब लाख के करीब आंकड़े हुए। पुलिस भर्ती 2019 में भी हुई थी, 18 में भी हुई थी। कितनी हुई थी? एक 10-12 हजार पदों की वो भी थी, 5,000 पदों की भी हुई है। अभी 3 जिलों की अभी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है। तो कई जिलों में तो अभी भी प्रक्रिया रुकी पड़ी है। लेकिन ये आंकड़ा जो बता रहे ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि अब 2 साल इन सरकार के बचे, 2 साल भी नहीं बचे, लेकिन जो 1 लाख जो पेंडिंग है, 1 लाख की घोषणा की, उसका धरातल पर खाका तैयार नहीं था, खाका तैयार करना चाहिए। हम लोग बात करें, मेरे पूछने का मकसद यह है कि 1 लाख किस किस विभाग में कहां कहां दिए हैं आपने, इसका डाटा सरकार क्यों रिलीज करती है, और 1 लाख कहां कहां किसको देंगे इसका डाटा क्यों रिलीज करती है? अब 1 लाख तो ये जुमला समझ में आता है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो 1 लाख की घोषणा की, उनका वर्गीकरण करना चाहिए कि इस विभाग में इतने पदों पर, उस प्रकार बेरोजगार तैयारी कर सके। अभी बताया नहीं 1 लाख देंगे, ये नहीं बताया कौन से विभाग में कितने पदों पे आएगी, उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, उसके एग्जाम कब होगा, ज्वाइनिंग कब तक दे देंगे, ये स्पष्ट नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है, एक हमसे सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया। तत्कालीन उस समय पीसीसी चीफ सचिन पायलट जी थे, जब हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, उस समय कांग्रेस विवादों में थी, क्योंकि बीजेपी के जो अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, नरेंद्र मोदी जी से लेकर तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर कि उन्होंने भर्तियां रोककर बेरोजगार पर लात मारी। उस समय 1000 बेरोजगार ले जाके पीसीसी कार्यालय में जाके कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में डाला कि रीट की तमाम विसंगतियां दूर करेंगे। घोषणा पत्र में डाला कि युवा बोर्ड बेरोजगारों की समस्याओं का नीति निर्धारण करेंगे। युवा बोर्ड तो बांट दिया ऐसे जैसे कोई नेता बैठे हो, विधायक बैठे हो, जिनके नेताओं के पीछे घूमने वाले हो। सर जी, मैं ये तो कह रहा हूँ हमारे साथ धोखा हुआ। वो कहा गया था युवा बेरोजगारों को दिया जाएगा, अब दे दिया सीताराम लांबा जी को, जो हम जानते नहीं कौन है सीताराम लांबा जी। आज वो युवाओं के बारे की समस्याओं के, एक भर्ती के बारे में उनको पता नहीं है। तो कम से कम मैंने लिखित में भी दिया था कि आपको लगता है कि उपेंद्र यादव खुद इसकी दावेदारी, मैंने लिखित में दिया, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी बेरोजगार साथी को, इससे जुड़े व्यक्ति को देना चाहिए था जो आज उनकी पीड़ा सुन सके। आज उपेंद्र यादव की या राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की क्या आवश्यकता है? आप छात्र संघ आयोग बनाए या युवा बोर्ड दीजिए जिसे बेरोजगार अपनी बात रख सके। आज मुझे जन सुनवाई करने की आवश्यकता है, आज धरना प्रदर्शन की आवश्यकता है, लखनऊ जाने की क्यों आवश्यकता है, आज आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है, 9 तारीख को या फिर 24 को किया, फिर हम यात्रा निकालें, तो ये चीजें क्यों करने की आवश्यकता पड़ी है? आप स्थान दीजिए, अपनी बात रखिए। आपने युवा बोर्ड बना दिया, मगरा बोर्ड बना दिया, अलग अलग समाज के हिसाब से बोर्ड बना रहे हो, आप उनको स्थान दे रहे हो, लेकिन युवा बेरोजगार कहां जाए? या तो धरना प्रदर्शन करेगा शहीद स्मारक पे, या दिनस बोर्ड, या आरपीएससी, या बीकानेर, वहां भी थक के चले जाते हैं, परेशानी आती है। इसलिए नहीं तो फिर कोई मंत्री आ जाता है और आप फिर बदनाम हो जाते हो। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर लोग आप पर गुस्सा निकालते हैं कि 2013 में नर्सिंग वाले गुस्सा निकाल रहे हैं, फार्मासिस्ट वाले गुस्सा निकाल रहे हैं, भूपेन्द्र यादव ने धोखा किया। अब आप तो धोखा किए नहीं, वो मंत्री ने कहा, आपने उनको कह दिया। अब उनको क्या पता उपेंद्र यादव के साथ ही धोखा हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है शरद जी, इंसान संगठन चला रहा, मजबूरी होती है कि काम करवाना भी होता है। ये तो मैं विपक्ष में बोलता रहूंगा, कई बार काम भी कराना होता है। जहां ये नीति रही है, जब सरकार ने अच्छा काम किया तो समर्थन भी दिया, धन्यवाद भी दिया है। कानून आएगा तो मैं धन्यवाद देख के आऊंगा मुख्यमंत्री जी का, अच्छा फैसला सरकार का। लेकिन जहां गलत होगा उसका विरोध करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि 2023 में एक रोचक दृश्य मिलेगा। मुझे लगता है कि जो अब युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहे, युवाओं को मूर्ख बना रहे हैं और युवाओं की सुन नहीं रहे, तो आगे वो होंगे नेता, पीछे बेरोजगार लट लेके भागेंगे। क्योंकि अब युवा दुखी और परेशान हो चुका है। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को झूठे झांसे नहीं चाहिए, युवाओं को समय पे नौकरी चाहिए। पूरे सरकारी विभागों की बात करें तो कितनी नौकरियां खाली होंगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 1 लाख के करीब तो वही होंगे जो 4th कर्मचारियों के पोस्ट खाली होंगे, जब अभी तक कभी सरकारी वैकेंसी आई नहीं है। अच्छा। शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में लाखों पद खाली है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम 5 लाख 10 लाख निकालिए। आपने 1 लाख की भी घोषणा की है तो उसका भी कैलेंडर जारी करिए कि कब कौन सी विभाग में कितने पद है। तैयारी नहीं कर पाए लोग। सबसे बड़ी बात है कि जैसे नवंबर 2021 में घोषणा की कि हम 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये भर्तियां निकालेंगे। उसके बाद रीट अब जुलाई में कर दी, लोग कोचिंग करने लगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। अब बीच में जुलाई में रीट पात्रता एग्जाम हो रही है। रीट का एक और पेपर होगा, वो कब होगा ये भी स्थिति, उसका सिलेबस क्या होगा। कुल मिला के फंसा दिया है सरकार ने। बेरोजगार अब तैयारी करे तो किसकी करे? जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पैसे दे दी कोचिंग को, उसको छोड़ के आ नहीं सकते। उसको छोड़ के आगे बीच में मान लीजिए एक एग्जाम अब जुलाई में करवा रहे तो रीट में लग गए, तो आखिरकार बेरोजगार क्या जाए? तो इसका पूरा इनको खाका तैयार करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा कांग्रेस को हमने सपोर्ट किया, लेकिन जिस प्रकार आज मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि हम लखनऊ गए, कई मांगों के लिए समझौता हुआ, कई मांगे आज भी अधूरी हैं। आज सपोर्ट करने के बजाय युवा आज जो आक्रोशित है वो गलत नीतियों की वजह से है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि मंत्री सुभाष गर्ग से इस्तीफा लेने न चाहिए जब तक जांच नहीं हो जाए, सीबीआई की जांच करवानी चाहिए। रोज मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करवा रहे हैं लोगों को, ले जाकर आप इस्तीफा मांग रहे हैं,
तो वो तो कोशिश करना ना बचने की। सरकार बचा देगी लेकिन उपेंद्र यादव पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रदेश का युवा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम तो 2023 में खुद प्रचार करने जाऊंगा खिलाफ। यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने साबित नहीं किया कि मैं निर्दोष हूं, ये सीधा आरोप है, साबित करिए निर्दोष। 9 अक्टूबर 2012 को भी आरटीट का पेपर लीक हुआ, मैं खुद उसमें अभ्यर्थी था, मैंने खुद ने एग्जाम दी थी। आरोप है सीधा। वही टीम कैसी है, प्राइवेट व्यक्ति को रामकृपाल, ये प्राइवेट लोगों को कैसे लगा दिया, कैसे उनकी कॉलेज में सेंटर दे दिया, सारे लोग इसी स्टडी सर्किल से क्यों जुड़े हो। सवाल है प्राइवेट लोगों को पहली बार क्यों लगाया गया, क्या उन पर आरोप क्यों लग रहे हैं? भाई मेरे ऊपर आरोप लगे, मुझे कहा गया, मैं लखनऊ गया कि ये तो बीजेपी का भेजा हुआ, तो मैंने कहा कि एक फोटो या कुछ भी साबित कर दो, 2 मिनट में सब छोड़ के चला जाऊंगा। और आज भी कह रहा हूं साबित कर दो, वो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं, वो कहें वो करने के लिए तैयार हूं। तो मैं निर्दोष हूं, मैं सही हूं, इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूं। यदि वो सही है तो इस्तीफा दे दे, कह दे चलो ठीक है जांच करवाते थे, जब तक मैं इस्तीफा देता हूं। साबित तो उनको करना पड़ेगा। सच्चा होगा तो वो तो इस्तीफा देगा, झूठा होगा इस्तीफा नहीं देगा, बचाने की कोशिश करेगा खुद ने आप। उपेंद्र यादव बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि नौकरियों के नाम पर जो कुछ हो रहा है सब गोलमाल है। सरकार कहती तो है कि हम 1 लाख नौकरी दे दिए हैं, दे रहे हैं, देने वाले हैं, मगर उसका प्रारूप क्या होगा, कौन सी नौकरी मिल रही है, या फिर जिन नौकरियों को लेकर परीक्षाएं हुई है, कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी मैं 2 दिन पहले पीसीसी चीफ साहब से मिल के आया हूँ, महेश जोशी साहब से मिल के आया हूँ। महेश जोशी से इसलिए मिल के आया हूँ, उन्होंने अनशन तोड़वाया था, उनको मैं कह के आया हूँ कि मैं घर आके बैठूंगा फिर मुझे मत कहना। उन्होंने कहा कि जो भी मांगे आपकी अधूरी लिखित में दे दीजिए, उनको मैंने दे दिया। पीसीसी चीफ ने 2 बार घोषणा कर दी स्कूल व्याख्याता भर्ती में 600 निवासी पद जोड़ने की। मेरे सामने अधिकारी को फोन लगाया था और वो ये कह रहे हैं कि मेरी इज्जत बचा लो, अधिकारी को कह रहे, क्योंकि उनकी अधिकारी नहीं सुनी, पीसीसी चीफ की अधिकारी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने 2 बार घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री जी के सामने घोषणा कर दी। 2 नवंबर को जो शिक्षा विभाग की अधिकारी समझते हैं कि सत्ता से हटने के बाद क्या औकात होती है, इसलिए वो मुझे लगता नहीं कि वो समझेंगे। वो तो मुख्यमंत्री को कहना ही पड़ेगा, तभी मुख्यमंत्री को छोड़कर किसी और की नहीं सुनेंगे अधिकारी। देखो पीसीसी चीफ साहब मुख्यमंत्री से मिलकर अपना वादा पूरा नहीं करते ना, मैं तो उनके घर पे बैठूंगा, जाके उनके घर पे धरना दूंगा, अंदर बैठ के धरना दूंगा। अब ये समस्या का समाधान होना नहीं चाहिए कि कोई बेरोजगार महासंघ नौकरी के लिए किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी पीसीसी अध्यक्ष के घर के बाहर धरने पर बैठे, मगर राजस्थान की सच्चाई यही है। और जब से ये सरकार बनी है कमोबेश इसी तरह के हालात हैं और अभी भी कोई सुधार की गुंजाइश दिख नहीं रही है। भले ही सरकार दावा कर रही है कि पहली सरकार है जो रोजगार को लेकर इतना गंभीर है, मगर जिस तरह के आंदोलन पूरे राजस्थान में चल रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि सरकार को अगर हालात नहीं सुधारे तो 2023 में बेरोजगारों के गुस्से का नुकसान झेलना पड़ सकता है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।